सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। तो कंप्यूटर की वर्ल्ड में जब हम यूज़ करते हैं इंटरनेट को, तो हमें कौन कौन से लॉज को हमें उनका पालन करना चाहिए, और कौन कौन से एथिक्स होते हैं। एथिक्स का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, कौन कौन से एथिक्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, वरना हम किसी ना किसी क्राइम के अंडर फंस सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एथिकल इश्यूज। एथिक्स का मतलब मैं फिर से बता दूं, उसका मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, जो हमारे एथिक्स होते हैं, हमारे जो बेसिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उसके बारे में है। तो एथिकल जो इश्यूज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक होता है आईपीआर, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दूसरा है हमारा प्लेगरिज्म। तीसरा है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। और चौथा है लाइसेंसिंग। तो ये चार चीजें हैं जो अभी हम एक एक कर आगे कवर करने वाले हैं। तो एथिकल इश्यूज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आईपीआर के बारे में, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी आप सबको पता है कि आपका कोई ऐसा एसेट जो भी आपके पास हो, चाहे वो ज़मीन हो सकती है, आपका घर है, ये सारी प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, देखो प्रॉपर्टी का मतलब वो होता है जिस पे आपका हक होता है। ठीक है, कि आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा उसको यूज करना चाहेगा तो वो यूज नहीं कर पाएगा। और अगर वो चाहता भी है यूज करना, तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे आपका घर होता है, अगर कोई बंदा आपके घर में किराए पे रहना चाहता है तो आपकी परमिशन से और आपको पैसे दे के ही वो आपके घर पे किराए पे रह सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ राइट्स होते हैं हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि आपकी खुद की कोई क्रिएशन। ठीक है, आपने अपने दिमाग से सोच के उसको बनाया हो। ठीक है, आपने अपनी मेहनत लगा के उस चीज़ को क्रिएट किया हो, उसको बोलते हैं आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आप अगर कवि हो, आप राइटर हो, आपने कोई पोएम लिखी है, आपने कोई गाना लिखा है, आपने कोई मूवी बनाई है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर रिसर्च कर रहे हो, आपने कोई थीसिस लिखी है, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च की है, आपने कोई नई चीज़ डेवलप की है, ठीक है, कोई नया डिवाइस बनाया है, तो ये सारी चीज़ें होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब आपके दिमाग की खुद की क्रिएशन। तो जब आप कोई इस टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करते हो, तो उस पे पूरा हक होता है आपका। तो आपकी परमिशन के बिना कोई उसको यूज नहीं कर सकता है। और अगर आप किसी को अलाउ कर रहे हो यूज करने के लिए, तो उसके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, जो हम आगे के जो स्लाइड्स है उसमें पढ़ेंगे कि लाइसेंस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग मान लो, यूट्यूब का ही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि यूट्यूब पे अगर आप अपनी कोई वीडियो डाल रहे हो, आपने बैकग्राउंड में कोई गाना लगा दिया। ठीक है, वीडियो के बैकग्राउंड में कोई गाना प्ले हो रहा है। अब जो गाना है वो किसी म्यूजिक कंपनी का होगा ऑब्वियसली। तो अगर कोई म्यूजिक कंपनी पैसे लगा के कोई गाना रिकॉर्ड कर रही है, उसके बाद वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस गाने को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो बिना उनकी परमिशन के जब आप अपनी वीडियो में बैकग्राउंड में कोई भी ऑडियो या फिर वीडियो साथ में डालते हो, अपनी वीडियो में किसी सॉन्ग की वीडियो डालते हो आप, तो ये सारे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसका वायोलेशन होता है। तो आपकी वीडियो पे स्ट्राइक आ सकता है और यूट्यूब आपकी वीडियो को हटा देगा। या फिर दूसरा काम क्या हो सकता है कि अगर आपने उस वीडियो से पैसे कमाए हैं, ठीक है, तो मान लो जिसका गाना आपने यूज किया है वो म्यूजिक कंपनी आपके ऊपर केस डाल सकती है कि जितने पैसे आपने कमाए हैं, या तो आप उसमें से शेयर उनको दो। अगर आप नहीं दोगे तो ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट एक केस बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो हमारे पास उसके लिए प्रॉपर परमिशंस होने चाहिए, प्रॉपर लाइसेंसिंग होनी चाहिए, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। इस अगर हम ये सब नहीं करते हैं, तो बिना किसी परमिशन के अगर हम किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, देखो कई लोग क्या होता है कि क्या करते हैं कि किसी का मान लो कुछ कॉपी कर लिया। अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया करने के लिए, और आपने क्या किया कि इंटरनेट पे सर्च किया, उसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया मान लो। ठीक है, उसके बाद आपने लगा कि थोड़ा बहुत हम इसको चेंज कर लेते हैं ताकि सेम सेम ना लगे।
तो रिसर्च में ऐसा बहुत होता है कि जब लोग रिसर्च करते हैं ना, कि ऑलरेडी कई लोगों ने रिसर्च कर रखी होती है, मान लो उनका टॉपिक सेम है, वही टॉपिक है जिस टॉपिक पे काफी सारे लोगों ने पहले से रिसर्च की हुई है, अपने पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, की उनकी रिसर्च को कॉपी करके और अपने पेपर में डाल लेते हैं। ठीक है, उसमें थोड़े बहुत माइन्यूट से चेंजेस करके अपने में डाल लेते हैं, और उनको लगता है कि अब हम पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे काम जब हम करते हैं किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, हम बिना उसकी जानकारी को उसको यूज कर रहे हैं, बिना उसकी जानकारी पे हम उस पे टेम्पर कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है। तो इसके अगेंस्ट इसमें आपके अगेंस्ट केस बन सकता है। तो आपको किसी की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे अगर आपको यूज करना है तो उसकी परमिशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेगरिज्म। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आपने अपने रिसर्च पेपर में किसी दूसरे के रिसर्च पेपर का कुछ कंटेंट, एक पैराग्राफ कॉपी करके अपने में पेस्ट कर लिया, अपने में डाल लिया। ठीक है, उसके अंदर माइन्यूट से आपने चेंजेस जो है वो कर दिए, और आपको लगेगा कि अब ये मेरा बन गया है। ठीक है, कोई इसको पढ़ के ये नहीं समझ पाएगा कि मैंने वहां से चोरी किया है। तो ये सारी चीजें आती है प्लेगरिज्म के अंदर। मतलब ये जो कॉपी करना है, ठीक है, किसी दूसरे की चीज को कॉपी करना, तो इसको बोलते हैं हम प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब ये होता है कि अगर आपने मेरा कंटेंट कॉपी किया है, ठीक है, तो जब मैं मैच करूंगा दोनों को, तो दोनों के अंदर जो समानताएं होंगी, जो सिमिलैरिटीज आएंगी दो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उन सिमिलैरिटीज को बोलते हैं प्लेगरिज्म। ठीक है, तो मार्केट में काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो आपके, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नया लिखा है, और आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो दुनिया में किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट से मैच तो नहीं करता है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी, जैसे इसमें इसी स्लाइड में आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा कि जो प्लेगरिज्म है वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है अनइंटेंशनल, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल। दूसरा होता है इंटेंशनल। अनइंटेंशनल का मतलब ये होता है कि आप वो चीज करना नहीं चाह रहे थे, या फिर आपने कहीं से कॉपी नहीं किया है, बट फिर भी आपसे कॉपी हो गया है। कई बार होता है ना कि अगर क्लास में कोई क्वेश्चन टीचर पूछता है आपसे, तो हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सेम हो, या फिर आपसे कोई बोला जाए कि कोई नया आइडिया सोच के बताओ, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक क्लास में दो या तीन बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके माइंड में सेम आइडिया आएगा। ठीक है, तो इसको इस टाइप के जो प्लेगरिज्म होता है कि आपने कहीं से कॉपी नहीं किया है, आपने खुद सोच के लिखा है, खुद सोच के वो आइडिया लेके आए हो आप, लेकिन वो आइडिया पहले से किसी के माइंड में आ चुका था और उस आइडिया के ऊपर उसने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म, कि आपकी इंटेंशन नहीं थी फिर भी प्लेगरिज्म आ गया आपका। दूसरा होता है इंटेंशनल, कि आपने जानबूझ के एक पेपर डाउनलोड किया, उसको कॉपी किया उसके कंटेंट को, और उसके कंटेंट को अपने पेपर में यूज कर लिया। इसको बोलते हैं इंटेंशनल, मतलब जानबूझ के आपने कॉपी किया है। तो जैसे मैं बता रहा था कि मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल हैं कि आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है या कोई भी जर्नल लिखा है अपना, तो आप उस चीज को उस सॉफ्टवेयर में जब अपलोड करेंगे, उसमें डाल देंगे आप, तो वो चेक करके ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने पेपर्स हैं सब में मिला के वो चेक करके बता देगा कि आपके पेपर में, अगर मान लो आपके पेपर में 10 पेजेस हैं, आपके एक रिसर्च पेपर है वो 10 पेजेस का है, तो 10 पेजेस में से किस किस पेज के, किस किस पैराग्राफ के, किस लाइन के, कौन कौन सी लाइन कॉपीड है या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से मैच होती हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर्स आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं। और प्लेगरिज्म का ये रूल होता है कि अगर आपने कोई चीज लिखी है और उस चीज के 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स जो होते हैं वो एज इट इज किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट में मैच हो गए, तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म, कि आपके डॉक्यूमेंट में प्लेगरिज्म है। जैसे आपने लिखा जैसे आपने लिखा माई नेम इज दिस, माई नेम इज अमित मान लो, तो माई नेम इज,
तो ये 3 वर्ड मान लो हो गए, और ये 3 वर्ड माय नेम इज ये किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर मिल गए तो वो एक मैच होता है कि आपने ये 3 वर्ड वहां से कॉपी किए। ठीक है, तो ये प्लैगरिज्म होता है। तो आप लोग बोलोगे कि ऑब्वियसली कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं, कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो बहुत ही कॉमन होती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर किसी को अपना नाम लिखना है डॉक्यूमेंट में अंदर तो वो ऑब्वियसली लिखेगा कि माय नेम इज दिस। ठीक है, तो जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो उसमें अगर आपके रिसर्च पेपर में टोटल 10% से कम प्लेगरिज्म है, मतलब आपने जितना भी कंटेंट लिखा है उन उस पूरे कंटेंट में से 10% से कम अगर आपका प्लेगरिज्म आता है कि आपका टोटल कंटेंट का जो 10% है वो ही कहीं पे मैच हो रहा है, बाकी 90% कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है, तो आपका रिसर्च पेपर यूनिक माना जाएगा, वो आपकी खुद की क्रिएशन माना जाएगा। अगर आपके पेपर में 10% से ज़्यादा प्लेगरिज्म आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है, वो कहीं से कॉपीड माना जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम प्लैगरिज्म, मतलब समानता, किसी दो डॉक्यूमेंट के अंदर जो सिमिलैरिटीज होती हैं उसको बोलते हैं हम प्लैगरिज्म। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। तो इसमें एक वर्ड यूज किया गया है जिसको बोलते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की हमने हमने अभी डिस्कशन किया था, हमने आईपीआर का भी डिस्कशन किया था जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। इसमें एक और वर्ड यूज है जिसका नाम है डिजिटल प्रॉपर्टी, मतलब आपके कंप्यूटर पे जो भी जो भी सामान पड़ा हुआ है, चाहे वो वर्ड फाइल हो, एक्सेल शीट हो, कोई भी ऑडियो वीडियो हो, जो भी है वो अब सब आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपके पास है तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, ऐसे ही आपके कंप्यूटर में जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टी है और उसको हम बोलेंगे डिजिटल प्रॉपर्टी। ठीक है, चाहे आपने जीमेल अकाउंट हो, फेसबुक पे जो भी अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं, तो फेसबुक का अकाउंट है, जीमेल का अकाउंट है, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ये सारे आपकी प्रॉपर्टी हैं अब। ठीक है, इसको सिर्फ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर कोई चीज़, अपने फोटोज़ वगैरह हैं, वीडियोज़ वगैरह हैं, आपके कंप्यूटर में सेव्ड हैं या आपने गूगल ड्राइव वगैरह पे अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी सारी आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर किसी को आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, आपने कोई एक्सेल शीट बनाई है जिसमें कोई फॉर्मूला वगैरह आपने लगाया हुआ है अच्छे से, तो अगर किसी को उसको यूज करना है तो इट्स अप टू यू कि आप उसको यूज करने के लिए अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा आप पेमेंट लेके भी अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी को शेयर कर सकते हो। जैसे आपने कोई मूवी जो है वो डाउनलोड करके सेव की हुई है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो ऑब्वियसली अगर कोई आपका फ्रेंड मांग रहा है या कोई पड़ोसी मांग रहा है कि ये मूवी दे दे, तो आप पैसे लेके भी उसको शेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा थ्रेट्स टू डिजिटल राइट्स। तो डिजिटल राइट्स क्या होते हैं? डिजिटल का मतलब ऑनलाइन होता है, डिजिटल मतलब 0 और 1 की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम डिजिटल बोलते हैं। तो डिजिटल जो राइट्स हैं आपके, उनमें खतरे कौन कौन से हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, तो वो क्या है, आपकी अब डिजिटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिजिटल प्रॉपर्टी है आपकी वो। अब उस प्रॉपर्टी पे आपका हक है, आपका राइट है। ठीक है, अब उस राइट्स पे कौन कौन से खतरे हो सकते हैं? जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो आपके सॉफ्टवेयर पे जो हैकर्स वगैरह हैं उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को क्रैक कर दिया और उसका कोड जो था, जिस जो कोडिंग करके आपने वो सॉफ्टवेयर बनाया था, वो कोड उनको मिल गया। ठीक है, या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर उन्होंने हैकिंग कर ली और आपके कंप्यूटर में जो कोड सेव था उस सॉफ्टवेयर का, वो उन्होंने चुरा लिया और उस कोड के अंदर उन्होंने चेंजेस कर दिए। ठीक है, और अब उन्होंने कुछ नया वर्जन निकाल दिया उस सॉफ्टवेयर का। अब वो बोल रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर हमने बनाया है। होता है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने कहीं से कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया, उसका पैराग्राफ कॉपी किया, अपने सिस्टम में पेस्ट कर लिया, माइन्यूट से चेंजेस किए और आप बोल रहे हो कि ये मैंने लिखा है। तो इसी तरीके से ये खतरे हो सकते हैं कि आपके कंप्यूटर पे हैकिंग करके आपका कोड, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चुरा लें हैकर और उसमें चेंजेस करके फिर वो बताएं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सॉफ्टवेयर्स मेरे हैं, मैंने बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो
इसके अलावा जैसे आपके जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर से, मान लो जैसे विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, MS ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट को पेमेंट करनी होती है। जब आप नया लैपटॉप खरीदते हो या फिर जैसे नया फ़ोन खरीदते हो तो उसमें लैपटॉप के अंदर विंडोज़ आती है, फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड आता है पहले से डला हुआ, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल्ड आ रही है तो आप उस विंडोज़ का पेमेंट कर रहे हो, वो पेमेंट लैपटॉप के टोटल प्राइस के अंदर इंक्लूड होती है। तो जनरली विंडोज़ 10 का जो प्राइस आप पे करते हो वो 3 से 4 हज़ार के बीच में होता है। वो डिपेंड करता है कि विंडोज़ 10 का आपने कौन सा वर्जन लिया है, ठीक है। तो 4 हज़ार अगर हम मान लें तो वो 4 हज़ार की कॉस्ट आपके लैपटॉप के अंदर होती है। और जब आप उसको परचेज करते हो तो 4 हज़ार की पेमेंट इनडायरेक्टली आप माइक्रोसॉफ्ट को कर रहे हो। लेकिन क्या होता है कि आप अगर मार्केट में जाओगे तो हमारे पास काफ़ी सारी सीडीज अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू हम विंडोज़ का क्रैक्ड वर्जन यूज़ कर सकते हैं। क्रैक का मतलब होता है कि अब हमें उस उस विंडोज़ को या उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो जब हम ऑफिस इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर तो वो हमसे की मांगता है कि हम वो की जब एंटर करेंगे, वो पासवर्ड एंटर करेंगे, तभी वो सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल होगा। तो जब मैं पेमेंट कर दूंगा माइक्रोसॉफ्ट को तो माइक्रोसॉफ्ट वो की मुझे दे देगा और उस की के थ्रू मैं अपने सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर सकता हूँ। लेकिन मार्केट में क्रैक्ड वर्जन मिलता है जिसमें क्या होता है, हमें या तो की डालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, हम फ्रीली यूज कर सकते हैं उसको, या फिर अगर हम की डाल रहे हैं तो वो की भी हमें फ्रीली मिल जाती है, ठीक है। काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे की जेन सॉफ्टवेयर होता है जो की जनरेट करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स के लिए की जनरेट करते हैं जो पेड हैं। तो उन पेड सॉफ्टवेयर्स को अगर मुझे फ्रीली यूज करना है तो मैं इंटरनेट से उसका क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अब ये सोचिए कि अ, हजारों लोगों ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया है और कितना खर्चा हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट का, उनकी जो सैलरीज वगैरह होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है, ठीक है, बिजली यूज हो रही है, कंप्यूटर यूज हो रही है, सब चीज़ें यूज करके सालों की मेहनत के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया है और वहीं लोग बिना पेमेंट के इसको यूज कर रहे हैं। तो आप खुद भी सोचिए कि आपने अगर इतनी मेहनत की होती और आप उससे पैसा कमाने का सोच रहे हो और लोग उसका क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हैं और आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, तो ये खतरे होते हैं डिजिटल राइट्स के। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो एंटी टेम्पर हो। मतलब आप अगर कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ऑनलाइन शेयर कर रहे हो तो उसके अंदर चेंजेस ना हो पाए, ठीक है, इस तरीके के हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो एंटी टेम्पर हो, ठीक है। इसके अलावा हम टर्म्स एंड कंडीशंस भी साथ में अटैच कर सकते हैं कि अगर इस सॉफ्टवेयर का या इस डॉक्यूमेंट का टेम्पर हुआ, इसके अंदर कुछ छेड़खानी हुई, कुछ चेंजेस हुए, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और इसके हिसाब से आपको लीगली ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है कि आपके अगेंस्ट केस हो सकता है या फिर आपके अगेंस्ट फाइन लग सकता है। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम साथ में अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी जनरली टर्म्स एंड कंडीशंस होती ही हैं जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो कोई भी। तो जब आप डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस ही आती हैं और आप जब उसको लिखते हो कि आई एग्री, तभी आप नेक्स्ट करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। और जनरली हम लोग कभी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में ये सब चीज़ें लिखी होती हैं कि सॉफ्टवेयर्स को किस किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इस सॉफ्टवेयर को कहीं शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस में पहले से लिखी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइसेंसिंग। तो लाइसेंस आप सबको पता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ परमिशंस आपको दी होती हैं। जैसे आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करूं मैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको ये परमिशन देता है कि अगर आपने मान लो कार का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया हुआ है तो वो आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप इस लाइसेंस का यूज करके कार ड्राइव कर सकते हो। लेकिन आप बस ड्राइव नहीं कर सकते, आप क्रेन ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो
परमिशंस जो होती है ना लाइसेंस के साथ जो आती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो किस तरीके का लाइसेंस है उसके हिसाब से परमिशंस पहले से सेट होती हैं। ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी आपको कोई चीज़ कोई सॉफ्टवेयर दे रही है या फिर कोई आईपीआर आपके साथ शेयर कर रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर कर रही है, तो उसके साथ आपको लाइसेंस मिलता है कि आप इस चीज को कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप इस चीज को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें लाइसेंस के अंदर मेंशन होती हैं। तो हमारे कुछ टाइप के लाइसेंस होते हैं जिसमें सबसे पहला है क्रिएटिव कॉमन्स, दूसरा है जीपीएल, तीसरा है अपाचे लाइसेंस और चौथा है कॉपी लेफ्ट। ठीक है, एक एक करके हम इसको देखेंगे। एक चीज़ मैं पहले से क्लियर कर दूं कि जो लाइसेंस हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, कि काफ़ी सारी परमिशंस जो हैं वो कॉमन होती हैं लाइसेंसेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि चार अलग टाइप के लाइसेंस हैं तो चारों में बिल्कुल अलग अलग परमिशन होती हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कार का लाइसेंस है आपके पास, तो वो ये नहीं बताएगा कि आप सिर्फ मारुति 800 ड्राइव कर सकते हो, है ना। कार का लाइसेंस मतलब आप ये सारी कार्स जो है वो सारी की सारी ड्राइव कर सकते हो, छोटी बड़ी, राइट। तो ऐसे ही ये लाइसेंस है, इसमें एक लाइसेंस जो है उसमें जो परमिशंस हैं वो दूसरे वाले लाइसेंस में भी हो सकती हैं। अगर कुछ परमिशंस क्रिएटिव कॉमन्स में है तो वो कुछ जो कॉमन परमिशंस हैं वो जीपीएल में भी हो सकती है, वो अपाचे में भी हो सकती है, वो कॉपी लेफ्ट में भी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की। तो ये लाइसेंस तब यूज़ करता है, तब यूज़ में आता है जब जो ऑथर होता है जिसने वो चीज़ क्रिएट की है, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे डॉक्यूमेंट हो, अगर वो लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहता है फ्रीली, कि लोग उसको यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए। ठीक है, और वो दूसरों के साथ भी उसको शेयर कर सकें, तो उसमें अगर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में ये चीज़ मेंशन्ड है कि आप इसको शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ, तो आप उसको फ्रीली अपने दोस्तों के साथ और अपने जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं या आपके टीचर्स हैं, तो आप सबके साथ उसको शेयर कर सकते हो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइसेंस किस चीज़ का, सॉफ्टवेयर यूज़ करने का, कोई डॉक्यूमेंट यूज़ करने का। ठीक है, इन सब के लाइसेंस की बात कर रहे हैं। और सबसे पहला है हमारा क्रिएटिव कॉमन, कि एक ऑथर ने कोई नई चीज़ क्रिएट की है तो वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की हेल्प से आपको ये परमिशंस दे रहा है कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, आप इस सॉफ्टवेयर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दूसरों को भेज सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, इसमें जो जीएनयू है, जीएनयू कंपनी का नाम है जो ये लाइसेंस बनाती है, और लाइसेंस का नाम है जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस। अब ये लाइसेंस है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब फ्री वाले सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, कि आप डायरेक्ट जाके उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं उन सॉफ्टवेयर की बात नहीं करता जो पायरेटेड हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर भी काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंपनी जिन्होंने बनाया है वो खुद आपको अलाउ कर रही हैं कि आप जाके डाउनलोड करो, फ्रीली उसको यूज़ करो। जैसे आप वीएलसी प्लेयर यूज़ करते हो, गए डाउनलोड किया यूज़ किया। जैसे हम लोग पाइथन यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप जाओ डाउनलोड करो और यूज़ करो। आप बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हो, बहुत सारे गेम खेलते हो फ़ोन के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो मोस्टली इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग जीपीएल लाइसेंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो जीपीएल लाइसेंस अगर किसी चीज़ के साथ आ रहा है, किसी सॉफ्टवेयर के साथ, किसी डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो आपको गारंटी देता है कि आप उस चीज़ को फ्रीली यूज़ कर सकते हो, फ्रीली शेयर कर सकते हो, फ्रीली उसको स्टडी कर सकते हो कि ये कैसे कैसे काम कर रही है, और आप उसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी करना चाहें, चेंजेस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अपाचे लाइसेंस जो है ये एएसएफ यानी अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने लिखा है, उन्होंने ये लाइसेंस जो है वो देती है ये कंपनी अपाचे लाइसेंस। तो ये क्या अलाउ करती है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को या किसी डॉक्यूमेंट के साथ अगर अपाचे लाइसेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसके कोड को चेंज कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर को।
ठीक है। और आपको अगर ये राइट एक बार मिल गया, ये लाइसेंस मिल गया, तो ये पूरी ज़िंदगी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं अपाचे लाइसेंस के साथ। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना हो, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिक्स जो है ना, वो हमारा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो था, ये हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे यूज़ नहीं होता है। कमांड बेस्ड का मतलब ये होता है कि हमें जो भी काम कंप्यूटर पे करना है वो सारा का सारा कमांड के थ्रू होगा। जैसे अभी आप लोग क्या करते हो विंडोज़ पे, कि अगर आपको कोई चीज़ ओपन करनी है तो आप क्या करते हो, उस पर डबल क्लिक कर देते हो। ठीक है। तो डबल क्लिक से वो ओपन हो जाता है। तो ये क्या है, ये कमांड बेस्ड नहीं है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। आप ग्राफिक्स के थ्रू, ग्राफिक्स क्या होती है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आपकी स्क्रीन पे अभी फोन, जैसे आप फोन यूज कर रहे हो क्लास लेने के लिए, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ दिख रहा है आपको, उन सारी चीजों को ग्राफिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो हम ग्राफिक्स की हेल्प से इनपुट देते हैं और ग्राफिक्स की फॉर्म पे ही हमारा आउटपुट आता है आजकल के डिवाइसेस के अंदर। ठीक है। लेकिन जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत ही पुराना है, आई थिंक 1980s के आसपास का है। उसके अंदर क्या था, हमारा सब कुछ कमांड बेस्ड था। कि अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है तो मुझे कमांड टाइप करनी पड़ेगी उसके लिए। मुझे कोई चीज़ कुछ कॉपी पेस्ट करना है इधर से उधर, तो उसके लिए मैं पूरी कमांड टाइप करूंगा। ठीक है। लेकिन जो हमारा यूनिक्स था, उसकी खासियत ये थी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था उस टाइम पे। हमारे जो पेड सॉफ्टवेयर, पेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, उसमें नाम था विंडोज़ का। विंडोज़ जो थी वो पेड थी, लेकिन यूनिक्स हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट था। प्लस यूनिक्स का जो जो जिन्होंने क्रिएट किया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उन्होंने यूनिक्स का कोड ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल जो है वो कर दिया, कि बाकी जो डेवलपर्स हैं वो उस कोड को यूज़ करें और उसके ऊपर एक अच्छा सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करें। ठीक है। तो यूनिक्स का कोड यूज़ करके बहुत सारे फ्री वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप किए गए, जिसमें सबसे कॉमन जो नाम है वो है उबंटू का। अगर आपने नाम सुना हो, उबंटू जो है वो हमारा फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि यूनिक्स के ऊपर डेवलप किया गया है। ठीक है। उबंटू हुआ, हमारा लाइनेक्स हुआ, लाइनेक्स भी यूनिक्स का यूज करके डेवलप किया गया है। इसके अलावा ओपन सोलारिस है। तो इस टाइप के लाइसेंस, अगर किसी डेवलपर ने कोई चीज़ डेवलप की है और आपको अपाचे लाइसेंस दे दिया, इसका मतलब ये है कि आप अब उस चीज़ को किस तरीके से भी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहो, चेंजेस कितने भी चेंजेस करो। ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जो कि वैसे हमें उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती। ठीक है। तो आज के टाइम पे जो लोग विंडोज़ यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जो लोग पैसे पे करके विंडोज़ अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना चाहते, वो फ्री वाले ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स या उबंटू अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन, देखो, दो टर्म्स होती हैं, एक होते हैं फ्री सॉफ्टवेयर्स और एक होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। फ्री सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आप फ्रीली उनको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उन फ्री सॉफ्टवेयर का कोड अवेलेबल नहीं होता है, मतलब किस कोडिंग से वो मैंने सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो अवेलेबल नहीं होता। लेकिन ओपन सोर्स का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ उस सॉफ्टवेयर का कोड भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। तो जो मैंने आपको अभी बताया था एग्जांपल यूनिक्स का, तो यूनिक्स मेरा ओपन सोर्स है। ठीक है। जो कि अपाचे लाइसेंस के साथ आता है आपके पास, कि आप उस कोड को यूज कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसके अंदर चेंजेस करना चाहे वो कर सकते हो। ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब है क्या है, कि जिसका कोड ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल हो उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी अभी, कि ओपन सोर्स आपको क्या क्या ऑफर करता है, कि आप फ्रीली सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो, फ्रीली यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। आप उसकी कितनी भी कॉपीज अपने फ्रेंड को बेच सकते हो, किसी को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है। किसी भी
तरीके से स्टडी के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, उसके कोड को चेंजेस कर सकते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, नए फंक्शंस उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ओपन सोर्स के साथ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट है मेरा ओपन डेटा। ओपन डेटा वो डेटा होता है जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ने के लिए कोई भी टॉपिक सर्च करने के लिए गूगल पे सर्च करते हो, तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी अवेलेबल हैं। जैसे आपने कोई टॉपिक सर्च किया, मान लो आपने लिखा कि प्लेगरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो उस प्लेगरिज्म की डेफिनेशन देने के लिए आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप प्लेगरिज्म की डेफिनेशन पढ़ने के लिए उनको कोई पेमेंट कर रहे हो, नहीं, आपने कोई वेबसाइट ओपन की, प्लेगरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, आपने जैसे यूज करना चाहे वैसे कर लिया। तो ये क्या है, ये एक ओपन डेटा है। ठीक है, ओपन का मतलब जो सबके लिए अवेलेबल हो, फ्रीली अवेलेबल हो सबके लिए, उस डेटा को बोलते हैं ओपन डेटा। ठीक है, जैसे विकीपीडिया है, विकीपीडिया पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप ये कहिए कि मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो विकीपीडिया पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और वो सारे के सारे क्या हैं, फ्री हैं। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और उसके लिए आपको कोई पेमेंट भी नहीं करनी है। तो ये क्या है, एक ओपन डेटा है। ठीक है, तो ओपन डेटा जनरली किन किन चीज़ों के लिए अवेलेबल होता है, साइंस के लिए, मेडिसिन के लिए, मैप, केमिकल कंपाउंड वगैरह, तो ये सारे एग्जांपल हैं। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए इंटरनेट पे ओपन डेटा अवेलेबल है। ओपन का मतलब जो सबके लिए हो, ओपन फॉर ऑल। हम हम एक डेटा को ओपन डेटा कैसे बोल सकते हैं कि उसकी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके बेसिस पे हम उसको ओपन डेटा बोल सकते हैं। ठीक है, पहला है उसमें अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, मतलब वो डेटा जो है वो फ्रीली अवेलेबल हो और फ्रीली आप उसको एक्सेस कर पाओ। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार डेटा अवेलेबल तो होता है किसी वेबसाइट पे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको उसको मान लो पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे कई सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं, आप उस वेबसाइट को पेमेंट करोगे तभी आप वो पेपर पढ़ पाओगे। तो वो चीज़ें ओपन डेटा के अंदर नहीं आती हैं। तो ऐसा डेटा जो फ्रीली अवेलेबल हो और फ्रीली आप उसको पढ़ पाओ, आपको कोई पेमेंट ना करनी पड़े। सेकेंड है रीयूज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, आप जिसको भी चाहें उस डेटा को कॉपी करके डाउनलोड करके भेज सकते हैं। तो ये वो चीज़ आती है ओपन डेटा के अंदर, ये इसका दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है उसका यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी उसको चाहे उसको यूज कर सके। तो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जो ओपन डेटा को डिफाइन करते हैं। अगर कोई डेटा इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो हम उसको ओपन डेटा बोलते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में जो डेटा है वो जनरली ओपन डेटा के अंदर आता है। जैसे ट्रांसपोर्ट का डेटा हुआ, एनवायरनमेंट का डेटा हुआ, वेदर का डेटा हुआ, स्टैटिस्टिक्स वगैरह हुई, तो ये सारी चीज़ें हमारी ओपन डेटा के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डेटा की प्राइवेसी। जैसे आजकल हम लोग मोस्टली जो डेटा है वो ऑनलाइन जो है वो अपलोड जो है वो डाल देते हैं, चाहे हमारी फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ हैं, या हमारा स्टेटस है कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आजकल ऑनलाइन डालने लग गए हैं। तो हमारा जो डेटा की प्राइवेसी है वो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हो गया है आज के टाइम पे, कि जहाँ पे हम लोग डेटा डाल रहे हैं क्या वो डेटा हमारा सीक्रेट है या नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा तो फिर भी डेटा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर किसी के हाथ में लग गया तो बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा डेटा जो बहुत ही क्रूशियल होता है, जैसे आपका आधार का डेटा है, आपके आधार वगैरह जो डेटा है उसके अंदर आपके 10 की 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके रेटिना स्कैन है वहाँ पे, आपके फेस के जो इंफॉर्मेशन है वो सारी वहाँ अवेलेबल है। तो अगर किसी ने उस डेटा को हैक करके वहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन निकाल ली तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है, उनके जो सर्वर्स हैं उस पे उनकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, अगर कोई हैकर उसको हैक करके वहाँ से निकाल ले इंफॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली वो भी एक बहुत ज़्यादा का जो कारण है वो हो सकती है। तो हमें अपनी प्राइवेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम अपने पर्सनल डेटा को कैसे कैसे सेफ रख सकते हैं,
तो उसकी कुछ टिप्स हैं यहाँ पे। जैसे कि हम जो भी ईमेल वगैरह यूज़ करें तो उसके लिए हम ईमेल लॉकिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि आप उसको यूज़ करने के लिए उसमें आपको आईडी पासवर्ड जो है वो डालना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग आईडी पासवर्ड डालते ही डालते हैं, लेकिन अगर आप लॉकिंग की कुछ सर्विसेज यूज़ करेंगे तो उसमें आपको एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाएगी कि जैसे आप ईमेल का आईडी पासवर्ड डाल रहे हो उससे पहले एक पासवर्ड और डालना पड़ेगा आपको ईमेल को यूज़ करने के लिए। तो हम लोग लॉकिंग या ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो हमें मेल बॉक्स को यूज़ करने से पहले उसको अनलॉक करना पड़े। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे बैंक की रिसीट्स वगैरह हैं या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो हम उसको फाड़ दें अच्छे से। श्रेड का मतलब होता है, श्रेडिंग मशीन आती है एक, जिसमें क्या होता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डाल देते हैं तो उसको कई सारे हिस्सों में वो कट कर देती है। जैसे ऊपर से हम डालते हैं और नीचे से डॉक्यूमेंट कट होता हुआ आता है। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट्स हो चाहे हमारे, जैसे आप एटीएम से पैसे निकाल के लाए हो उसमें से जो रिसीट आती है सामने, इसके अलावा आपने कोई कोई बिल वगैरह है आपके घर पे, तो इन सारी चीज़ों को फेंकने से पहले हम उसको अच्छे से फाड़ दें ताकि उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। जैसे अगर मैं बिल की बात करूं तो बिल में आपका नेम हुआ, जिसके नाम पे वो मीटर है मान लो, तो मीटर का नंबर होता है, नेम होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उनको ऐसे ही फेंकने से पहले उसको फाड़ दो। ठीक है। आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है तो मेक श्योर कि वो सिक्योर्ड है, किसी और के पास का पासवर्ड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो पासवर्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग रखिए कि जनरली से कोई भी उसको क्रैक ना कर पाए। ठीक है, तो ये सारे आप ध्यान रख सकते हैं जब भी आप अपने सिस्टम पे इंफॉर्मेशन सेव करें। नेक्स्ट है मेरा प्राइवेसी लॉ। तो ऑलरेडी जो एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं जिनका जिनको फॉलो करना पड़ता है कंपनीज को, उनको बोलते हैं प्राइवेसी लॉज। जैसे अगर आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया हुआ है तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं होगी। ये प्राइवेसी लॉ फेसबुक के साथ अटैच्ड है। फेसबुक को इस प्राइवेसी लॉ का पालन करना होता है कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी तीसरे बंदे को शेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लॉज हैं ऑलरेडी। और लॉ, ये प्राइवेसी लॉ हमारे दो टाइप के होते हैं, एक है जनरल प्राइवेसी लॉ, दूसरा है स्पेसिफिक प्राइवेसी लॉ। ठीक है, तो जनरल प्राइवेसी लॉ जो होता है ना वो जनरली पूरे पब्लिक के लिए होता है, सबके लिए वो कॉमन होता है। जैसे अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक के जितने यूजर्स हैं उन सब के लिए ये लॉ जो है ये कॉमन है। ठीक है, समझ रहे हो कि जितने भी यूजर्स होंगे उनके लिए उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह कहीं शेयर नहीं होगी। ठीक है, किसी तीसरे बंदे के पास नहीं जाएगी, या बिना उनकी जानकारी के फेसबुक उनकी वॉल पे कुछ पोस्ट नहीं करेगा। तो ये सारे प्राइवेसी लॉज हैं और ये जितने भी फेसबुक के यूजर्स हैं सबके लिए कॉमन है। तो इनको बोलते हैं हम जनरल प्राइवेसी लॉज। दूसरा है हमारा स्पेसिफिक प्राइवेसी लॉज। स्पेसिफिक प्राइवेसी लॉज जो होते हैं वो स्पेशल कंडीशंस के लिए होते हैं या स्पेशल लोगों के लिए होते हैं। तो इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हमारा राइट टू प्राइवेसी जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर आपको पता हो कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कुछ हक हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, उसमें से एक हक जो हमें दिया है वो है राइट टू प्राइवेसी, कि हम अपनी चीज़ों को प्राइवेट रख सकते हैं। और ये हक जो हमें हमें देता है वो है आर्टिकल 21। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है जो हमें राइट टू प्राइवेसी देता है। नेक्स्ट है मेरा साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, साइबर क्राइम जो है वो हमने सबसे पहली जो स्लाइड थी, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक हमने साइबर क्राइम जो है वो कवर किया था। ठीक है, और इसके अंदर सारे वही टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं। फिशिंग है, इलीगल डाउनलोडिंग है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, या स्कैम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इवन फिशिंग तो हमने लास्ट क्लास में दोबारा पढ़ा था। ठीक है, आईटी एक्ट 2000। पहले क्या था, 2000 से पहले
मतलब सन 2000 से पहले इंडिया में कोई भी आईटी एक्ट नहीं था। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन अगर कोई फ्रॉड होता था तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई कानून नहीं था कि उस कानून के हिसाब से जो है वो किसी बंदे को हम दोषी मान सके। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट के का जो यूज़ है वो बढ़ने लगा, जैसे जैसे क्राइम्स भी बढ़ने लगे इंटरनेट के ऊपर, वैसे वैसे 2000 में इंडिया में भी आईटी एक्ट आ गया। इसके हिसाब से बहुत सारे जो बहुत सारे जो क्राइम्स हैं वो आईटी एक्ट के अंदर लेके आए गए, और इसके अंदर 94 सेक्शंस हैं जिनको 13 चैप्टर्स में और 4 स्केड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसमें हर क्राइम के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है, और उसमें अलग अलग क्या हम उसमें या तो फाइनेंशियली या फिर जेल हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है आईटी एक्ट के अंदर। ठीक है, और 2000 से पहले इंडिया में कोई आईटी एक्ट नहीं था, तो अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड होता था ऑनलाइन तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई लॉ नहीं था। लेकिन 2000 के बाद हमारे पास आईटी एक्ट आ गया, तो इसमें कुछ कुछ सेक्शंस हैं जिनके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 67A के बारे में। तो इसमें अगर आप कोई भी इमेजेस वगैरह पब्लिश करते हो जिसमें सेक्सुअल एक्ट हो सकता है, ठीक है, आपने अगर अपने फेसबुक पे या किसी के भी फेसबुक वॉल पे किसी को पर्सनल मैसेज करके कोई ऐसी इमेजेस वगैरह या कोई ऐसा वीडियो वगैरह भेजा है जिसमें सेक्सुअल कंटेंट है, तो आप सेक्शन 67A आईटी एक्ट सेक्शन 67A के अगेंस्ट दोषी होगे, और आपको सजा के साथ साथ 10 लाख रुपए तक का फाइन आपको भरना पड़ सकता है, और उसके साथ साथ 7 साल की सजा है। दूसरा है मेरा 67B आईटी एक्ट 67B। इसके अंदर अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी या तो आपके फ़ोन में है या आपने शूट की है या आपके फ़ोन में है या आपने अपने दोस्तों को भेजा है, तो इसके अगेंस्ट आप पे 5 से 7 साल तक की सजा जो है वो आपको मिल सकती है, और साथ में 10 लाख तक का फाइन आपके ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट है आईटी एक्ट 70। इसमें अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर हैकिंग करते हो, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ कि सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम। अगर आप किसी दूसरे के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करते हो तो 10 साल तक की सजा आपको मिल सकती है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे कानून हैं जो आईटी एक्ट के अंदर आए थे।